Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. और in today's quick revision series, we will talk about parliamentary committee, president and vice president. अगर prelims के perspective से बात करें तो क्वेश्चन आने के चांसेस इन टॉपिक से आपके हैं 99.99%. लास्ट ईयर इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे. करंट अफेयर में भी अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैटर रहता है तो भी क्वेश्चन आता है, और स्टैटिक पोर्शन भी इन टॉपिक्स का इम्पोर्टेंट है. बट फिर भी हम 100% नहीं लेकर चलते, बट ये टॉपिक भी ऐसे ही हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी से. पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनाई जाती है, इलेक्ट की जाती है या फिर नॉमिनेट की जाती है बाय द स्पीकर. स्पीकर कब करता है? जो अगर कमेटी लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन जो है वो इनको इलेक्ट या नॉमिनेट करते हैं. अब इनका काम क्या होता है कि इनका काम होता है रिपोर्ट को प्रेजेंट करना स्पीकर और चेयरमैन के सामने. साथ में इनको सेक्टोरियल असिस्टेंट भी मिलता है, लोकसभा के अंदर लोकसभा के मेंबर्स को और राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के मेंबर्स को. उसके अलावा एक कंसल्टेटिव कमिटीज होती हैं जिसके अंदर भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड होते हैं, बट उनको हम पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर इंक्लूड नहीं करते. अब इनको कंस्टिट्यूट कौन करता है? इनको कंस्टिट्यूट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर. और इनको हेड कौन करता है कमिटीज को? जो कंसर्न मिनिस्टर होते हैं वही इनको हेड करते हैं. हमसे कोई पूछे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट्री कमेटी? सिंपल सा आंसर है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पार्लियामेंट. रिड्यूस वर्कलोड, उसके अलावा ऐसा कोई और मोटिव नहीं है, सिर्फ वर्कलोड को रिड्यूस करना इनका मेन मोटिव है. दूसरा, ये जो कमिटीज होती हैं ये काफी काम और कंसिडरेट एटमोस्फेयर के अंदर काम करती है, हसल फ्री रहकर काम करती हैं, और जितनी भी हसल बसल है पॉलिटिक्स की उनसे ये दूर रहकर काम करती हैं. अब पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम क्या होता है? रिपोर्ट्स को बनाना और उन रिपोर्ट्स को स्पीकर और चेयरमैन के सामने रखना, और फिर स्पीकर और चेयरमैन उन चीजों को पूरे पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और चीजें आगे प्रोसीड होंगे. अब अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो इनके अंदर दो डिवीजन है. एक आपकी होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक आपकी होती है एडहॉक कमेटी. डिफरेंस क्या है? स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? परमानेंट बेसिस पे होती है, मतलब कि ये कमेटी क्या है, कभी डिसॉल्व नहीं होती, कि हर साल इन कमेटी के अंदर नए मेंबर्स जुड़ जाते हैं, पुराने इनसे हट जाते हैं, लेकिन ये कमेटी परमानेंट बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर काफी सालों से पार्लियामेंट के अंदर काम कर रही है. और एडहॉक कमेटी क्या होती है कि टेम्परेरी बेसिस पे बनाई जाती है. अगर कोई भी इशू है, सपोज कोई टेररिज्म का इशू आया अचानक से, तो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को बोला गया कि जो भी मैटर है उससे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करो. कमेटी ने इस मैटर से रिलेटेड रिपोर्ट को तैयार किया. रिपोर्ट को तैयार करते ही जो कमेटी थी वो डिसॉल्व हो गई. इस टाइप से कोई भी चाइल्ड वेलफेयर का काम आया, चाइल्ड वेलफेयर वाली चीज के लिए रिपोर्ट बनाई, क्या क्या कंडीशन है सब कुछ है, रिपोर्ट को स्पीकर और चेयरमैन के सामने रखा, कमेटी क्या है? कमेटी डिसॉल्व हो गई. वो आपकी होती है एडहॉक कमेटी. तो ये डिफरेंस है. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्टैंडिंग कमिटीज को जानना, क्योंकि एडहॉक तो बनती रहती है, डिसॉल्व होती रहती है, तो वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती. वो एग्जाम में सिर्फ वही पूछी जाएगी अगर कोई 2024 के अंदर या 2025 के स्टार्टिंग मंथ्स में अगर ऐसी कोई कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है एडहॉक कमेटी, तो वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है. और ऐसी कुछ होगा तो वो तो हम करंट अफेयर्स तो डिस्कस करेंगे. एडहॉक के अंदर दो टाइप होते हैं, एडवाइजरी बेसिस पर भी और इंक्वायरी बेसिस पर भी. अगर टेररिज्म के लिए बनेगी तो वो किस बेसिस पर आ जाएगी? वो आ जाएगी इंक्वायरी बेसिस पर. वहीं वेलफेयर का कोई काम है, उसके लिए रिपोर्ट चाहिए, वो कहाँ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी एडवाइजरी बेसिस के ऊपर. तो ये है आपका डिफरेंस. अब बात करते हैं पहली स्टैंडिंग कमेटी की. स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आपकी 6 कैटेगरीज के अंदर चीजें डिवाइडेड है. पहली कैटेगरी आपकी फाइनेंशियल कमेटी की कैटेगरी. इसके अंदर 3 कमेटी आपकी इंक्लूड है. तीनों ही कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है. पहली कमेटी की बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. कमेटी को 1921 में कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर. इस कमेटी के अंदर याद रखना हमें 22 मेंबर्स होते हैं. 22 में से 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और बाकी के जो 7 मेंबर होते हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं. साथ में कब कब रिकंस्टिट्यूट होती है कमेटी? हर 1 ईयर के बाद इसके अंदर दोबारा से चेंजमेंट किया जाता है, दोबारा से इसको नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है आफ्टर एवरी 1 ईयर.
उसके अलावा जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है वो कहाँ से होते हैं, अपोजिशन पार्टी से होते हैं। एज पर कन्वेंशन, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि जो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से ही इलेक्ट किए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन मेन फंक्शन होता है कैग की रिपोर्ट को स्टडी करना। कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट को स्टडी करना मेन काम होता है। साथ में काम होता है कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ, किस सर्विस के ऊपर ज्यादा खर्च हुआ, किस सर्विस ने, किस जगह ने को जितनी ग्रांट मिली थी लोकसभा से उससे ज्यादा खर्चा किया, और अदर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या रहा, पार्लियामेंट ने एक्सपेंडिचर अप्रूव क्या किया था, इन सारी चीजों का हिसाब रखना, ये सारे चीजों के ऊपर रिपोर्ट बनाना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होता है। लिमिटेशन क्या है कि इनकी जो रिकमेंडेशंस होती है कमेटी, वो सिर्फ एडवाइजरी होती है, वो कहीं पर भी बाइंड नहीं होती कि जो कमेटी की रिपोर्ट ने कह दिया वो पार्लियामेंट को मानना ही मानना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टीमेट कमेटी की। ये कमेटी फर्स्ट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही कंस्टिट्यूट की गई थी 1950 के अंदर। ऑल्दो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता है, इसको लिंक किया जाता है किससे, स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी से, जिसको 1921 में कंस्टिट्यूट किया गया था। ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। टर्म ऑफ ऑफिस इसका भी 1 ईयर है, ये याद रखना है। मेंबर्स याद रखने हैं, इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से ही होते हैं। राज्यसभा का एस्टीमेट कमेटी के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। और अब इसके जो चेयरमैन होते हैं उनको स्पीकर अपॉइंट करता है फ्रॉम द रूलिंग पार्टी से। अब फंक्शन क्या है, वही है टू रिपोर्ट ऑन किसके ऊपर, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स के ऊपर, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, रिफॉर्म्स के बारे में रिपोर्ट्स बनाना, साथ में कुछ अल्टरनेटिव पॉलिसीज को सजेस्ट करना जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट फाइनेंस कमेटी है आपकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये ओरिजिनेट हुई थी आपकी 1964 के अंदर। इसके अंदर भी मेंबर कैसे होते हैं, 15 मेंबर इसके अंदर भी सेम लोकसभा से होते हैं, जैसे आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर देखा था, और 7 मेंबर्स जो हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इसका भी 1 ईयर ही होता है। तो ज्यादातर चीजें सेम है, इतना याद करना इतना कंफ्यूजिंग और इतना मुश्किल भी हमारे लिए नहीं है। काम क्या है, वही रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स देखना पब्लिक अंडरटेकिंग्स के, साथ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर जो रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करना। अब अगली पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये कमेटी कब आई थी, 1993 के अंदर आई थी। इन कमेटीज के नंबर्स चेंज होते रहते हैं, पहले 17 थे अब 24 हो चुके हैं। इनके अंदर क्या है, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 31 होते हैं। 31 में से 21 जो है वो आपके लोकसभा से होते हैं और जो 10 है वो आपके राज्यसभा से होते हैं। टोटल 24 है। 24 में से आपकी जो 8 कमिटीज हैं वो राज्यसभा के अंडर हैं, 16 कमिटीज हैं वो लोकसभा के अंदर है। एंड द मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड, मेंबर्स इलेक्ट नहीं किए जाते डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर, और यहाँ पर सिर्फ नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये आपका स्टैंडिंग कमेटी का सेकेंड पार्ट हो गया, इतना ही पता होना चाहिए। अब 24 की 24 कमेटी, उनको कौन हेड कर रहा है वो सब कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट क्या था, फाइनेंस कमेटी, जिसके 3 हिस्से थे, हमने तीनों डिस्कस कर लिए क्योंकि वो तीनों इंपॉर्टेंट थे। सेकंड क्या है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, हमने देख लिया डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कितने डिपार्टमेंट है, 24 है, 8 राज्यसभा के अंडर है, 16 लोकसभा के अंडर है। मेंबर्स की बात करें, पर कमेटी के अंदर 31 मेंबर्स है, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, तो इतना हमें पता है तो वो बहुत है। अब फंक्शंस देखें, कंसिडरेट क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और साथ में बिल्स को देखना कंसर्न मिनिस्ट्री से रिलेटेड, और उन सारी चीजों को स्पीकर और चेयरमैन को रेफर करना। एग्जाम्पल के लिए बताएं तो 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लोकसभा कमेटी के लिख रखे हैं। इसके अंदर एक है आपकी कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, एक है कमेटी ऑन डिफेंस। 24 में से ये 2 कमेटी हैं जो लोकसभा से बिलोंग करती हैं, बाकी भी करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 मेंशन आपको कर दिए। वैसे ही सेम राज्यसभा की 2 मेंशन किए, एक है कमेटी ऑन कॉमर्स, एक है कमेटी ऑन होम अफेयर्स। अब बात करते हैं थर्ड की, कमेटी टू इंक्वायर। इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, इनको भी हमें ध्यान से देखना है। पहली है कमेटी ऑन पिटीशन। इसके अंदर क्या होता है, ये जो भी बिल्स हैं, जो भी मैटर हैं जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के, उनकी जो पिटीशंस आई हुई हैं उनको एग्जामिन करते हैं। इसके अंदर भी 15 मेंबर्स होते हैं। 15 में से अब ये जो कमेटी होती है 15 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर लोकसभा के अंदर, और ये सेम कमेटी राज्यसभा में अलग से होती है, राज्यसभा के अंदर होते हैं इसके अंदर 10 मेंबर्स।
अब नेक्स्ट है कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। अब ये कमिटी ऑन प्रिविलेजेस थोड़ी सी न्यूज में थी 2024 में, तो इसलिए आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये कमिटी सेमी जुडिशियल है। ये क्या एग्जामिन करती है? ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस एंड इट्स मेंबर एंड रिकमेंड्स एप्रोप्रिएट एक्शन। ये बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनसे ही रिलेट करती है कि कोई भी, मान लो कोई मेंबर है, उसने किसी भी, जो भी प्रिविलेजेस मेंबर्स को मिलती है एमपी एमएलएस को, उन्होंने किसी को भी तोड़ दिया, कोई भी डिसरिस्पेक्ट कर दी, हाउस की एक्टिविटी में कोई गलत बिहेव कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, उससे चीजों से रिलेटेड ये कमेटी ऑन प्रिविलेजेस काम करती है। अब लोकसभा के अंदर इस कमेटी के अंदर 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के अंदर इस कमेटी के अंदर आपके 10 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी ना 2023 के अंदर काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसे 2024 के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आया था। अब न्यूज में किसी और रीजन से थी, पर प्रीलिम्स के अंदर स्टैटिक पूछा गया था, तो ऑब्वियसली इस बार नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी देख लो। कंस्टिट्यूट राज्यसभा के अंदर 1997 में की गई, लोकसभा के अंदर 2000 में की गई। ये क्या चेक करती है? कोड ऑफ कंडक्ट, सेम मेंबर्स के जो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसी से रिलेटेड ये एथिक्स कमेटी बात करती है। फोर्थ है पार्ट है इसका कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। इसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, किस चीज से रिलेटेड बात करती है? वेलफेयर ऑफ SC/SC से रिलेटेड रिपोर्ट हो गया, एम्पावरमेंट वुमेन हो गया, गवर्नमेंट के एश्योरेंसेस हो गए, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गया, पेपर्स लेड ऑन द टेबल, इन चीजों के बारे में बात करती है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में ये यहाँ पर बात करती है। अब ये याद रखना, ये फोर्थ कमेटी है। फोर्थ कमेटी मतलब तीसरी ये थी। तीसरी जो कमेटी थी, हमने देखा था स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 6 कमेटी, और उन 6 कमेटी के विद इन पार्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड कमेटी थी कमेटी टू इंक्वायर, इसके 3 पार्ट थे, A, B एंड C। अब ये है फोर्थ कमेटी। फोर्थ कमेटी के अंदर ये 5 पार्ट है, इन 5 पार्टों से रिलेटेड चीजों के ऊपर जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो इस कमेटी के अंदर बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ कमेटी की। कमेटी रिलेटेड टू डे टू बिजनेस ऑफ हाउस। तो डे टू डे बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस एडवाइजरी होगा, प्राइवेट मेंबर्स बिल, रिजोल्यूशन, रूल्स कमेटी, एब्सेंस फ्रॉम मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउसेस। तो ये सारी चीजें हो गई। सिक्स लास्ट कमेटी के अंदर क्या है? हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी। यू कैन से इसके अंदर जनरल कमिटीज एंड लाइब्रेरी कमेटी हो गया, हाउस कमेटी होगा, जनरल पर्पस कमेटी। तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? आपको ये तीनों पता हो, पिटिशन, प्रिविलेज, एथिक्स, ये तीनों पता हो। जो हमने फाइनेंस की 3 कमेटी डिस्कस की, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड पब्लिक अकाउंट, वो तीनों आपको पता हो। उसके अलावा कोई और ना पता हो तो चलेगा। फिर है कंसल्टेटिव कमेटी। मैक्सिमम ये पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट नहीं होती, पर इनके मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। मैक्सिमम मेंबरशिप 30 की हो सकती है, मिनिमम 10 की हो सकती है। सेम वही काम है, डिस्कशन वगैरह करना विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉलिसी एंड प्रोग्राम, बस उससे ज्यादा आपको कुछ मतलब नहीं है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट किसका पार्ट होता है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। जो हमने कल, जो हमारी गवर्नमेंट का पहला ऑर्गन है लेजिस्लेटिव, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने पूरा पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम सेकेंड ऑर्गन को डिस्कस करेंगे, दैट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के अंदर इतना पढ़ने का कुछ नहीं है। अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ना, सिर्फ 1-2 आर्टिकल पढ़ने हैं आपको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड भी सिर्फ हमें 1-2 आर्टिकल पता होने चाहिए, और कुछ नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी ऐसा पढ़ने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आर्टिकल पता होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक बैलेंस बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुने, प्रेसिडेंट तक पहुंचा दे। क्योंकि मेन पावर कहाँ होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? पार्लियामेंट में बैठ के चीजों को डिस्कस करना, डिसीजंस लेना, और बाद में सारी चीजें कहाँ पर आती हैं? अटकती कहाँ है? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के ऊपर। प्रेसिडेंट को सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, एंड ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक चीज और याद रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को हम अलग से डिस्कस नहीं कर रहे, मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ ही आपको चीजें समझा दूंगी। अब क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं, और फिर क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मैं आपको यहीं पर साइड में करा देती हूँ। ही शुड बी 35 years of age, he should be a citizen of India, he should be eligible to become a member of लोक सभा। अब ये है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन। सेम अगर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की बात होती है, 35, वहां भी 35 ही ईयर चाहिए। लोकसभा में कितनी चाहिए थी? 25 years की एज।
राज्यसभा में चाहिए थी हमें 30 ईयर्स की एज, प्रेसिडेंट में चाहिए 35, वाइस प्रेसिडेंट में भी चाहिए 35, दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कंडीशन है, प्रेसिडेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट के लिए तीसरी कंडीशन है, ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और वहीं जब वाइस प्रेसिडेंट की अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन होती तो वहां पर होता ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के मेंबर बनने के एलिजिबल होना चाहिए, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर सकता है। बस इतना सा डिफरेंस है। अब इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, फिर मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट का बताती हूँ। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यूनियन टेरिटरी तीनों के जो हैं, दिल्ली, पौंडुचेरी, जे-एंड-के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने सीएम वगैरह हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आपको पता होनी चाहिए। जिस टाइम, अब नोटिस करने वाली चीज क्या थी कि हमें क्या बताना चाहिए, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के टाइम पर आपके स्टेट असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, यूनियन टेरिटरीज की स्टेट असेंबली, सभी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट कौन नहीं कर रहा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कौन नहीं कर रहा, नॉमिनेटेड मेंबर्स। हमने कल ही डिस्कस किया था 12 मेंबर्स जिनको राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब दूसरा डिफरेंस यहाँ पर देखो कि the state legislator participate in the election of president while they do not participate in impeachment of president। अब हमने देखा जो स्टेट लेजिस्लेटर है, यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर हैं, वो सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट अगर प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो, इम्पीचमेंट चल रहा हो प्रेसिडेंट का, तो उस टाइम भी क्या स्टेट्स का कोई इंटरफेयर होता है? नहीं, उस टाइम पर स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। वहीं जो नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन के टाइम पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे प्रेसिडेंट इलेक्शंस के अंदर, वो जब इम्पीचमेंट चल रहा होगा, जब वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के अंदर। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात हो, जब नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, और जब प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात हो, जब नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन स्टेट के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। वहीं यहाँ पर अगर वीपी के इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही होती वाइस प्रेसिडेंट के, तो कुछ नहीं चाहिए होता आपको, लोकसभा के मेंबर्स चाहिए होते हैं और आपको राज्यसभा के मेंबर्स चाहिए होते हैं। राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों इंक्लूड होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। बस सिर्फ यही है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट्स लेजिस्लेटर का काम इलेक्शन के अंदर कुछ नहीं होता। और वहीं अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात है तो सिंपल सा है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा को फुल मेजोरिटी के साथ बिल पास करना पड़ेगा इम्पीचमेंट का। साथ में लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी भी होगी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, तो वो मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम क्या होता है कि वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इसलिए मेन रोल उनका राज्यसभा के अंदर ही होता है। तो बस हमें इतना ही याद यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए होल्ड करता है ऑफिस को? 5 साल के लिए, चाहे तो उस 5 साल के बाद वो दोबारा री इलेक्ट हो सकता है। प्रेसिडेंट जब तक अपने ऑफिस में कंटिन्यू करता है, जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता। वैकेंसी खाली होगी तो वैकेंसी खाली है अगर प्रेसिडेंट की, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है। बट ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर होती है तो वैकेंसी को संभालने की। 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। और इन केस ऑफ वैकेंसी द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द चीफ ऑफ जस्टिस एक्ट्स एज दिस। अगर सपोज करो कि प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पर क्या होगा कि उस टाइम पर कौन संभालेगा? उस टाइम पर जो आपके चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो प्रेसिडेंट की जो वर्किंग है उसको संभालेंगे और उस टाइम पर उनको सारी वो फैसिलिटीज मिलेंगी जो एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलती है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं
कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होते हैं। तो ये वैल्यू ऑफ वोट क्या होती है एक एमएलए की, जो स्टेट से लेजिस्लेटिव से पार्ट लेते हैं, और साथ में लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो एमपीज है उनके वैल्यू ऑफ वोट उनकी क्या होती है। वैसे ये पोर्शन एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा, तो पर फिर भी हम थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए क्या होती है, टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की अपॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इनटू में 1/1000, ये होती है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए। अब एक चीज और हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एवरी एमएलए इज द सेम विद इन द स्टेट। मतलब सपोज मान लो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर 90 एमएलए है, तो उन 90 के 90 एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी विद इन द स्टेट। वहीं जो यूपी है, अब मान लो तो जो यूपी के एमएलए हैं उनकी जो वैल्यू ऑफ वोट है वो हरियाणा से ज्यादा होगी। अब उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि यूपी की पॉपुलेशन क्या है, हरियाणा से बहुत ज्यादा है, तो वहां पर नंबर ऑफ एमएलए ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ एमएलए ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वहां की ज्यादा हो जाएगी। अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमपी क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ द ऑल स्टेट्स को ऊपर रखा और नीचे क्या रखा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं उनको नीचे रखा, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमपी निकल कर आ जाएगा। अब एक चीज और याद रखनी है, द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विल बी द सेम। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेट टू स्टेट जो वैल्यू ऑफ वोट में डिफरेंस था वो तो पॉपुलेशन की वजह से था, पर ऐसा नहीं है कि लोकसभा में मेंबर ज्यादा राज्यसभा में मेंबर कम है तो वहां भी वैल्यू का डिफरेंस होगा, नहीं, वहां पर कोई भी वैल्यू का डिफरेंस नहीं है। इलेक्शन कौन संभालता है प्रेसिडेंट के, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई भी डिस्प्यूट हुआ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, कहां पर डिसीजन लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट की पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली आपकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पार्ट क्या है कि हमें पता है प्रेसिडेंट क्या है, पार्लियामेंट का पार्ट है, बट पार्लियामेंट के अंदर एज अ मेंबर नहीं है। क्यों मेंबर क्यों नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट को ना ही कोई नॉमिनेट कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर और ना ही प्रेसिडेंट कहीं पर इलेक्शन लड़कर इलेक्ट होकर आया है, बट क्या है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, इसलिए मेंबर नहीं है। जो प्रोड्यूस और सम्मन होता है सेशन का स्टार्ट करना उसको, वो सारे किसके हाथ में होता है डिसीजन, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। एक ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, इसको एक बार छोड़ दो। राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, वो पावर होती है। बिल के ऊपर फाइनल जो असेट होती है वो कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। पहले लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में पास होगा, उसके बाद लास्ट सिग्नेचर का होंगे, प्रेसिडेंट के होंगे। अब एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो जितने भी अपॉइंटमेंट है सभी के अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं। चाहे वो आपके पीएम हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, कैग हो, मेंबर ऑफ यूपीएससी हो, फाइनेंस कमीशन, सबके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन कहाँ हो रहे हैं, अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है यूनियन के वो किसके नाम पर लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। फाइनेंशियल पावर क्या है कि जो आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम बजट कहते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर दिखाने से पहले, पार्लियामेंट के अंदर पेश किए जाने से पहले परमिशन किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है। अब एक मनी बिल है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए पहली प्रियर रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट की। कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट है उसके लिए भी पहले प्रियर रिकमेंडेशन हमें किसकी लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की लेनी पड़ेगी, फिर ही डिमांड फॉर ग्रांट के लिए जो बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर रखा जा सकता है। जुडिशियल पावर की बात करें तो जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज है, सबको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो एक 143 आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लॉ से रिलेटेड या ऐसे फैक्चुअल मैटर है वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो किससे एडवाइस लेता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और चीफ जस्टिस ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सीनियर जज से। अब देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। एक तो आपको ये आर्टिकल याद रखना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से में है, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर है। अब ये क्या बोलती है, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होती है, ऑर्डिनेंस का सिंपल सा मतलब ये है, पहली बात तो ये समझ लो, अगर ऑर्डिनेंस में कोई प्रॉब्लम है
मतलब अगर ऑर्डिनेंस भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट की इस ऑर्डिनेंस की वजह से कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का बेसिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो जुडिशियल रिव्यू में वो चीज जाएगी। अब ऑर्डिनेंस क्या होती है कि सपोज मान लो कोई मैटर हो गया, अचानक से पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो गया, बट पार्लियामेंट उस टाइम पर सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट जो है वो सेशन के अंदर नहीं है, बट डिसीजन तुरंत लेना है। अब तुरंत डिसीजन लेने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट उस टाइम पर क्या करेगा, ऑर्डिनेंस पास करेगा, ऑर्डिनेंस पास करेगा और डिसीजन ले लेगा। तो क्या हम ये समझे कि अब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कर सकता है तो प्रेसिडेंट ही सारी चीजें संभाल लेगा, तो फिर पार्लियामेंट का रोल क्या रहा? नहीं, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाएगा इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली। ऐसा है कि आज उसने ऑर्डिनेंस पास की, वो विद इन 6 वीक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होनी चाहिए। अगर दोनों हाउस उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं करते जो प्रेसिडेंट ने उस क्रूशियल टाइम पीरियड के अंदर ऑर्डिनेंस को किया, तो फिर वो जो ऑर्डिनेंस के अंदर जो भी चीजें थी वो लैप्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर 6 वीक्स के अंदर पास कर देंगे तो कुछ टाइम तक वो जो ऑर्डिनेंस है वो पावर में रहेगी, जिससे मैटर जो भी था, जिस चीज के लिए था, वो चीज सॉल्व हो जाएगी। बट अगर उसको दोनों हाउस पास नहीं करते तो वो वहीं लैप्स हो जाएगी और फिर जो भी वो मैटर होगा उससे रिलेटेड जो भी पार्लियामेंट करेगा वही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अब देखते हैं कुछ वीटो पावर्स भी हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। पहली है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो बिल के लिए अपनी जो असेट है उसको विदहोल्ड भी कर सकता है और उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि उसको इतने ही टाइम तक वो होल्ड कर सकता है अगर वो बिल ऑर्डिनरी है तो। अगर बिल ऑर्डिनरी है, लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास आ गया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, उस बिल को अपने पास रख लिया, उसके ऊपर साइन नहीं की, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कितने भी टाइम तक उसको होल्ड कर सकता है। ज्यादा टाइम तक करेगा बिल जो है वो डाई हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है। ये हो गई उसकी एब्सोल्यूट वीटो की पावर। ठीक है, एक है उसके पास सस्पेंसिव वीटो। इसके अंदर क्या है कि वो बिल को रिटर्न बैक कर सकता है पार्लियामेंट के पास रिकंसिडर करने के लिए, कि बिल पास होकर उसके पास आ गया, उसको चीजें पसंद नहीं आ रही, उसने पार्लियामेंट के पास भेज दिया कि रिकंसिडर दिस बिल, तो ये उसकी हो गई सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो उसकी क्या होगी कि प्रेसिडेंट के पास एक चीज है कि वो बिल के ऊपर कोई रिएक्ट ही ना करे, कि द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू नॉट एक्ट अपॉन द बिल, कि वो बिल के ऊपर कोई भी रिएक्शन ही ना दे, तो वो भी उसके क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉकेट वीटो। ये यहाँ पर भी सेम ही चीज इंक्लूड होती है थोड़ी सी यहाँ पर, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं, वीटो पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास अगर पावर की बात करें तो एक प्रेसिडेंट के पास पार्टनरिंग पावर है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और एक प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से अगर गवर्नमेंट लैप्स हो जाती है तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि वो किसी और गवर्नमेंट से उसकी मेजोरिटी प्रूफ कराए और उस गवर्नमेंट से जो भी मेंबर हो वहां से जो पीएम है उसको इलेक्ट कर दे कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक दोबारा से री इलेक्शन शेड्यूल नहीं होते। तो ऐसा ये चीजें भी प्रेसिडेंट कर सकता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की पार्टनरिंग पावर की। ये पावर वो कब कब यूज कर सकता है, अगर ऑफेंस यूनियन लॉ के अगेंस्ट हो, अगर ऑफेंस कोर्ट मार्शल के टाइम पर हो, और अगर किसी इंसान को डेथ सेंटेंस एज अ सजा मिली हुई है तो भी जो प्रेसिडेंट है अपनी इस पावर को यूज कर सकता है। पहली, अब इसके अंदर 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स के मतलब समझो। पहला, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है, कि एक इंसान को उसने पूरी तरीके से माफी कर दिया कि इसको छोड़ो, इसको कोई सजा नहीं देनी, इसको इसके घर जाने दो। नेक्स्ट होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के अंदर क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, उसकी जो पनिशमेंट के जो करेक्टर है उसको चेंज कर सकता है, कि फॉर एग्जांपल किसी इंसान को डेथ सेंटेंस की सजा मिल चुकी है कि हाँ अब उसको फांसी की सजा होगी, उसको चेंज करके प्रेसिडेंट ने उसको कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि हाँ भाई तुम सारी जब तक जी रहे हो जब तक जेल में रहो, डेथ सेंटेंस उसका माफ कर दिया। तो क्या हो गया कि पनिशमेंट का करेक्टर जो है वो प्रेसिडेंट ने चेंज कर दिया। नेक्स्ट टर्म इसके अंदर आती है रिस्पाइट। रिस्पाइट के अंदर क्या होता है, जब किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से प्रेसिडेंट जो है ओरिजिनल पनिशमेंट को चेंज करते हैं। स्पेशल सर्कमस्टेंस क्या होंगे कि
कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर कोई भी इंसान किसी और तरीके से परेशान है, डिप्रेशन है, कोई और हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब इस टाइप से कोई भी मेजर मेडिकल इशू है, या फिर आप कह सकते हो कि किसी की बहुत कम एज है, वुमेन जो भी है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांस होगा उस टाइम पीरियड पर जब प्रेसिडेंट किसी की पनिशमेंट का करेक्टर चेंज कर दे, तो वो क्या कहलाता है? रिस्पाइट। नेक्स्ट है रिमीशन। रिमीशन के अंदर क्या होता है कि इट चेंजेस द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द करेक्टर, कि यहाँ पर करेक्टर चेंज नहीं हो रहा, सेम पनिशमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कि सपोज किसी को 20 साल की जेल की सजा मिली है, उसकी 20 साल की हटाकर 15 साल की कर दी, मतलब पनिशमेंट चेंज नहीं की, पनिशमेंट वही है, बस उसका क्वांटम चेंज कर दिया, थोड़ा सा 5 साल वहीं पर सेम पनिशमेंट के अंदर कम कर दिए। नेक्स्ट है रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है कि सिर्फ थोड़ा सा चीजों को डिले करना, किसी ड्यू टू सम रीजन की वजह से, कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, अब उसको 2 दिन बाद फांसी की सजा होने वाली है, तो कुछ इशू की जो भी मैटर हो उसकी वजह से प्रेसिडेंट कह दे नहीं 2 दिन बाद फांसी की सजा नहीं होगी, इसको एक काम करो 6 महीने के बाद फांसी की सजा देने, 6 महीने और जीने दो, तो वो क्या होता है? वो आपका होता है रिप्राइव। होप आपको सारी चीजें समझ आई हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसकी वजह से कुछ वर्ड्स अगर मिसबैलेंस हो गए हो, ऊपर नीचे होंगे, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह है, सब कुछ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।